एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारे सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहां पर लास्ट सीजन एंड हुआ था। और हमने देखा था कि सजेशन के चलते चैन पिंग बाओ को लेकर सुई डायनेस्टी की तरफ रवाना हो जाता है। अब इसी के साथ हम लोग स्मॉल टाउन का सीन देखते हैं जहां पर वो जो सीनियर एल्डर थी वो अपने साथियों के साथ स्मॉल टाउन के उसी घर में पहुंच जाती है जहां पे आते साथ ही वहां का नज़ारा देखकर वो कहने लगती है कि आखिर इन सब की कीमत कितनी होगी। कि तभी वो एक बुक को उठाती है और कहने लगती है कि बताओ आखिर हमारे दाली कैपिटल में इसकी कीमत कितनी हो सकती है। यहाँ पे सेंट के इस घर के पास आने के बाद ये लोग सारी चीज़ों को खंगालने लगते हैं और यहाँ पे उनकी सर्वेंट बताने लगती है कि इस बुक की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 60 फैन होगी। अभी यहाँ पे वो हर एक चीज़ को देखती है और कहती है कि लगता है कि ये बुक्स जितनी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली होंगी इनकी कीमत उतना ही कम होगा। पर जो भी हो, यहाँ पे देख के लग नहीं रहा कि अमीरों लोग यहाँ पे रहते होंगे, लेकिन हाँ, ये ठीक ठाक कंफर्टेबल तो है। कि तभी यहाँ पर उसके साथ आई वो मेड कहने लगती है कि वैसे यंग प्रिंस के लिए आप काफ़ी कुछ मेहनत कर रही हैं और यंग प्रिंस भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, दिन रात वो मेहनत में लगे रहते हैं। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर जो एल्डर सिस्टर है वो कहने लगती है कि ऐसा बोलकर मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि हम भी जानते हैं कि अगर कोई सच में सफ़र कर रहा है तो वो ऑर्फन बच्चा है जिसका घर हमारे सामने मौजूद है। कि तभी यहाँ पर वो उससे एंशिएंट बुक को मांगती है जिसमें वो कहने लगती है कि जहाँ तक मुझे याद है कि इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग सा स्पेल मौजूद है। तभी उसे उसके अंदर से एक तलिस्म मिलता है जिसका वो यूज़ करते हुए यहाँ पर उस बुक में लिखे स्पेल को पढ़ती है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा स्पेल है। और इसे पढ़ते साथ ही वो यहाँ पर अपने हाथ को भी मूव करती है और जैसे जैसे ये मूव करती है इसके सामने एक फ्लावर से बना हुआ पोर्टल ओपन हो जाता है, जिसके बाद वो उसके करीब जाकर जैसे ही इस पोर्टल में हाथ देती है तो डिवाइन पावर को वो फील कर पा रही थी। और वो कहने लगती है कि वाकई में इस बुक में जो लिखा है और इसमें जितनी डिवाइन पावर्स हैं ऐसी चीज़ें तो आजकल के अच्छे अच्छे मैजिक स्कूल्स में भी नहीं दिखाई जाते। जिसके बाद वो उस पोर्टल के अंदर समा जाती है और अगले ही पल वो बाहर भी आ जाती है और कहने लगती है कि वाकई में द लॉर्ड ऑफ 3 माउंटेन और 9 मर्करीज ये सच में बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। आखिर ये लॉर्ड है कौन, इसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना। अब यहाँ पे वो बुक को रीड करते हुए आगे की ओर बढ़ती है और वो खुद को ग्लेबल चैन पिंग के घर के अंदर पाती है और उसके नज़ारे को देखकर कहने लगती है कि वाकई में लोगों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा डिफरेंट है। कुछ लोग पैदाइशी आलीशान घर और कंफर्ट में जीते हैं और कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी बस उस कंफर्ट को अचीव करने में लगा देते हैं। जिसके बाद वो कहने लगती है कि बच्चे, जब तुम वापस आओगे ना अपना बदला लेने के लिए तो तब तक तुम्हें यहाँ पर 3 बड़े बड़े दिग्गजों का सामना करना पड़ेगा, और जो है यश माउंटेन, जांग्यान माउंटेन और शूजियान लेक के। कहते हुए वो उसके घर से बाहर निकलती है और अपने साथियों से कहने लगती है कि याद रखना इसके घर को अच्छे से लॉक कर दिया जाए। और फिर वो कहने लगती है कि जब तक तुम यहाँ पर आओगे तब तक शायद साल बीत चुका होगा। अब यहाँ से वो जाने लगती है और स्मॉल टाउन के गलियों से होते हुए वो उस एंशिएंट बुक को रीड करती है। तभी वो यहाँ पे एक स्पेल को कास्ट करती है जो कि है हेवन एंड अर्थ कनेक्ट थ्रू पियर्सिंग माउंटी। यहाँ पे वो आगे आगे स्पेल को पढ़ती जाती है कि तभी यहाँ पर काफ़ी सारी इविल एनर्जी सर्ज होने लगती है। आसपास का माहौल बदलने लगता है और वो यहाँ पे जैसे टाइम में पीछे जाने लगती है। अचानक से यहाँ का मौसम बिल्कुल चेंज हो जाता है, चारों तरफ काले बादल नजर आते हैं और बारिश होने लगती है। कि तभी वो समय के पड़ाव में पहुंच चुकी थी जहां पर उसे 2 छोटे बच्चे नजर आते हैं जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। यहाँ पे हम छोटी चैन पिंग को देखते हैं जहां पर वो इस एल्डर सिस्टर के बेटे यानी कि मुंह का गला दबा रहा था और कहने लगता है कि तेरी वजह से मैंने मेरी मदर से किया गया वादा आज तोड़ दिया, लेकिन इसके लिए मैं तुझे कभी छोड़ने नहीं वाला। अब यहाँ पे वो उसका गला दबा रहा था जो देखकर यहाँ पे जो एल्डर सिस्टर थी उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि मेरे बेटे ने आखिर किया ही क्या है, उसके चंद अल्फाज इतने ज़्यादा मैटर करते हैं कि तुम उसकी जान लेने पे उतर आओ। हाँ, तुम्हारे जैसे घटिया लड़के जिनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत नहीं, उनकी इतनी हिम्मत है, तुम्हारा वादा इतना ज़्यादा मायने रखता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं तभी उसे किसी की आवाज़ आती है और जब वो पलट के देखती है तो यहाँ पे ली फैमिली का वो बंदा मौजूद था। जिसके बाद एल्डर सिस्टर का बेटा यानी कि मुंह वो यहाँ पे बेहोश होने लगता है, लेकिन चैन पिंग तभी इसे छोड़ देता है और यहाँ पे वो बंदा उसे बचाने तो जाता है लेकिन फिर हिचकिचाता है। और इस आदमी को देखकर यहाँ पे जो एल्डर सिस्टर है उसे और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो समझ जाती है कि जब ये नज़ारा हो रहा था तब यहाँ पे ये बंदा मौजूद था, लेकिन फिर भी इसने मेरे बेटे की मदद नहीं की थी। कि तभी उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और कहने लगती है कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इसी दौरान यहाँ पे जनरल वोंग आ जाते हैं, जिसे देखते साथ ही यहाँ पर वो जो लड़की थी जो कि यहाँ पे एल्डर सिस्टर को गार्ड कर रही थी वो अपनी तलवार लेके उसके सामने आ जाती है। जिसके बाद जो एल्डर सिस्टर है वो कहने लगती है कि क्या बात है, क्या तुम मेरे खिलाफ रहने का सोच रहे हो। जिस पे जो जनरल वोंगहिन है वो कहने लगता है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। यहाँ पे उसके सरेंडर को देखते साथ ही वो जोर जोर से हंसती है और कहने लगती है कि तुम हमारे ल्यू डायनेस्टी के जो टॉप वॉरियर हो जिसने कि सरेंडर कर दिया था। एक 8 रियल्म का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट जब इस कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है ना तो देखने में मजा आता
जाता है, पर तभी यहाँ पे सामने खड़ी लड़की स्वॉर्ड निकाल लेती है। लेकिन तभी यहाँ पे जो एल्डर सिस्टर है वो कहने लगती है कि हम दोनों इस वक्त सेम साइड में हैं, तो बेहतर यही होगा कि तुम ही अपनी तलवार को म्यान में रख लो, क्योंकि मुझे वायलेंट का रास्ता ज़्यादा पसंद नहीं। जिसके बाद वो जनरल वोंग के करीब जाते हुए कहने लगती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि जिन्हें तुम सबसे ज़्यादा प्यार करते हो और जिन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हो उन्हें मैं इंपीरियल पैलेस भेज देती हूँ, या फिर मैं उन्हें जफ़ा भाई के इलाके में भेज दूँ। अब यहाँ पे अपने फैमिली मेंबर्स को सुनते साथ ही इसका माथा सिकोड़ने लगता है और वो इमीडिएटली उसके सामने झुकते हुए कहने लगता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा मेरी रूडनेस के लिए, आप जो कर रही हैं बिल्कुल सही है, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आप पर डाउट किया, आप जो कर रही हैं आप बिल्कुल सही कर रही हैं, मुझे मेरी गलती के लिए माफ़ कीजिएगा, मैं बस आपके कमांड के इंतजार में हूँ, अब बताइए मुझे करना क्या है। यहाँ पे उसके बिहेवियर को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि फिलहाल मैं चाहती हूँ कि आज तुम मेरे लिए 2 लोगों के सिर को लेके आओ, और जिनमें से जो पहला वाला है वो फॉर्मर सुपरवाइजर सॉन्ग यूजिंग और दूसरा वो इंसान है जो कि इस घर का मालिक है। ये कहते साथ ही वो चैनपिंग के घर की तरफ देखती है और कहती है कि नाम है उसका चैनपिंग। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम इतने टाइम बाद चैनपिंग और बा को देखते हैं, जहां पर ये दोनों नदी के किनारे बैठे हुए थे और यहाँ पे चैनपिंग पानी के अंदर हाथों से मछलियों को पकड़ने की कोशिश करता है और ऐसे करते करते उसने काफ़ी सारी मछलियां पकड़ भी ली थी कि तभी वहीं दूसरी तरफ हम बाओपिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे कुछ रीड कर रही थी और यहाँ चैनपिंग उसे देखकर कहता है कि लिटिल बाओ, एक बात बताओ, क्या तुम्हें मास्टर जी ने कभी आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बताया है? जिस पर वो जो कि एक नक्शे को देख रही थी वो यहाँ बताने लगती है कि हाँ बिल्कुल, मास्टर ने मुझे बहुत कुछ बताया है और बताया है कि हमारे इस विशाल दुनिया में बहुत बड़ी 9 कंट्रीज मौजूद हैं जिन्हें कि द ग्रेट 9 कंट्रीज कहा जाता है, और जो ईस्टर्न बाओपिंग कॉन्टिनेंट है जहां से अभी हम लोग बिलोंग करते हैं इन सभी 9 ग्रेटेस्ट कंट्रीज में सबसे छोटा है। लेकिन फिर भी हमारे इस बाओपिंग कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े बड़े ऐसे स्टेट्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, ऐसी डायनेस्टीज जो कि जंगल की तरफ फैली है और यहाँ के लोग तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं और इतने ज़्यादा तुम्हें यहाँ लोग देखने को मिलेंगे कि तुम गिनती भूल जाओगे। लेकिन ये तो रही हमारे कॉन्टिनेंट की बात, लेकिन मैंने अभी तक तुम्हें नॉर्दर्न कोरो कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं बताया जो कि और ज़्यादा विशालकाय है। फिर बारी आती है साउदर्न जंबो कॉन्टिनेंट की जहाँ के साउदर्न कुजीन काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर आती है सेंट्रल डिवाइन कॉन्टिनेंट की बारी जो कि अपने डिवाइन ट्रेजर्स और पावर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पे हमारी नन्ही बाऊ आगे बात करते करते भूल जाती है कि इसके बाद बाकी के कॉन्टिनेंट्स के नाम क्या है, लेकिन जो चैनपिंग है वो बड़े गौर से इसकी बातें सुन रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे बताने लगती है कि पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें सही सलामत बिल्कुल उसी जगह ले जाऊंगी जहाँ पे हमें जाना है। और फिर वो नक्शे में देखकर बताने लगती है कि हमें सबसे पहले टाइफ रिवर को फॉलो करते हुए साउथ वर्ल्ड की तरफ जाना है, वो देखो बिल्कुल वहाँ पे। जिसके बाद हमें कैडुन माउंटेन को भी पास करना है और वहाँ पे एक जगह है जिसे कि होंगजू टोंग कहा जाता है, हमें वहाँ जाना है। अरे हाँ, मुझे याद आया, जैसे ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे ना उसके बाद हम पानी के रास्ते से ट्रैवल करेंगे जिससे हमारी स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर जब वो ये सारी बातें बता रही थी तभी वो जो मछली को चैनपिंग ने इतने मुश्किल से पकड़े थे वो सभी पानी में जा गिरते हैं और बेचारा चैनपिंग पानी में पकड़ने के लिए पूरी तरीके से भीग जाता है। अब यहाँ पे उसकी हालत देखकर बाओ उससे कहने लगती है कि चिंता मत करो, अब से मैं तुम्हारे लिए मछलियाँ पकड़ूंगी, तुम्हें मेरे लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जिससे वो कहने लगता है कि तुम भूल रही हो कि जब तक मैं तुम्हें क्लिफ एकेडमी में नहीं पहुंचा देता तब तक मैं ही तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तो ये सारे छोटे मोटे काम ये मैं कर लूंगा, तुम्हारा काम है हमें गाइड करना। उसकी बात सुनकर यहाँ पे लिटिल बाओ कहने लगती है कि लेकिन मास्टर जी ने मुझसे एक बार कहा था कि जो एडवेंचर करते हैं ना उनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है और उन्हें कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें गाइड करूंगी, लेकिन साथ में तुम्हें लिखना पढ़ना भी सीखना होगा ताकि तुम राइचस पैथ को फॉलो कर सको। अब यहाँ पे उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनकर वो कहने लगता है कि ठीक है, जब हम लोग उस बैम्बू फॉरेस्ट से गुजरेंगे तो मैं तुम्हारे लिए बैम्बू से बैम्बू बॉक्स बना दूंगा जिसमें तुम अपनी बाकी की किताबें और अदर चीजें रख सकती हो। ऐसा भी हो सकता है कि लियू शैंग ने जैसा मेंशन किया था हमें इतने बड़े बड़े बम्बू फॉरेस्ट भी दिख सकें। यहाँ पे उसकी बातें सुनकर बाओपिंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है, पर तभी उससे चनपिंग कहने लगता है कि बाओपिंग, एक बात याद रखना, अगर इस सफ़र के दौरान मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें डरना बिल्कुल भी नहीं। पहाड़ चाहे जितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम दिल में इरादा ठान लो कि चाहे जो हो जाए मुझे उस माउंटेन टॉप पे पहुंचना है तो तुम हर हाल में वहां पहुंच के रहोगी। यहाँ पे चनपिंग की बातें सुनकर लिटिल बाओ काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो रोते हुए उसे हक करती है और कहती है कि चनपिंग ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अगर तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे तो मैं यहाँ खो जाऊंगी, फिर मेरा ख्याल कौन रखेगा? बताओ मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? अब यहाँ पे उसे रोता हुआ देखकर चैनपिंग उसे चुप कराता है और कहता है कि अरे पागल, इतना इमोशनल होने वाली बात क्या है, मैं तो बस तुम्हें एक बात की बात बता रहा था। चिंता मत करो, चाहे जो हो जाए तुम हर हाल में इस एकेडमी में पहुंचोगी जहाँ पे जाके तुम नई नई किताबें पढ़ोगी और तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो कि तुम मास्टर जी से हमेशा पूछा करती थी। ऐसा भी हो सकता है कि तुम इस वर्ल्ड की पहली फीमेल मास्टर भी बन जाओ। बताओ कितना अच्छा ख्याल है ना? अब यहाँ पे ये सुनकर उसका मूड ठीक हो जाता है कि तभी वो मास्टर जी के दिए गए उसे हेयर पिन की तरफ इशारा करते हुए कहती है
कि चेनपिंग, मैं जानती हूँ कि इसे तुम्हें मास्टर जी ने दिया है ना। यहाँ पे चेनपिंग भी अच्छे से जानता था कि हाँ, उसकी जर्नी में मास्टर जी ने ही उसे ये दिया होगा, इसलिए वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और तभी यहाँ पे छोटी बाओ अपना दिमाग चलाती है और कहने लगती है कि मैंने सुना था कि हमारे मास्टर जी को उनके मास्टर ने ये हेयरपिन दिया था और मास्टर जी ने तुम्हें दिया। आज से मैं तुम्हें लिटिल मास्टर अंकल कह के बुलाऊंगी। जिसपे चेनपिंग कहता है कि पर ऐसा करने की ज़रूरत क्या है। जिसपे वो एक स्टोन पे खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ, ज़रूरत है, क्योंकि अगर तुमने फ्यूचर में कभी सोचा कि मैं बाओपिंग को यहाँ पे छोड़ के चला जाऊँ तो तुम्हारे दिल में ये ख्याल आएगा कि यार मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं बाओपिंग का सबसे चहीता लिटिल मास्टर अंकल हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हें उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। तुम्हारे दिल में ना ये ख्याल आएगा कि तुम कभी भी चाहे जो हो जाए मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, है ना मेरा आइडिया कमाल का। जिसपे चेनपिंग हंसता है और कहने लगता है कि क्या हम इस लिटिल मास्टर अंकल वाली बात को जाने नहीं दे सकते, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम पे यकीन नहीं। जिसपे वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उस बम्बू बॉक्स के साथ साथ बम्बू स्ट्रॉज भी बना के दूंगा, अब तो जाने दो इस बात को। जिसपे वो पैर पटकते हुए कहती है कि आखिर तुम किस टाइप के लिटिल मास्टर अंकल हो जो कि बम्बू बॉक्स और बम्बू स्ट्रॉज नहीं बना सकता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मिस बाओ के ऊपर वही बाप बेटी नज़र रखे हुए थे और यहाँ पे उसकी बेटी कहने लगती है कि फादर, आखिर वो लड़की, मेरा मतलब कि मिस बाओ, आखिर वो इस गरीब लड़की से इतना ज़्यादा क्लोज क्यों है। जिसपे उसका फादर उन दोनों की तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम स्मॉल टाउन के अंदर शई को देखते हैं जो कि चेनपिंग के लिए ही लेटर लिख रही थी और वो बार बार लेटर लिख रही थी लेकिन बार बार उसे फाड़ दे रही थी। जिसके बाद वो वापस से शुरू करती है और कहने लगती है कि चेनपिंग, तुम्हारे घर के दरवाजे को किसी ने तोड़ दिया था, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी हर एक चीज़ का ख्याल रखूंगी। मैं उस कल्प्रिट का पता लगा के रहूंगी जिसने कि रातों रात तुम्हारे घर आकर चोरी चकारी करने की कोशिश की है। जिसके बाद वो उसी लेटर को घूरे जा रही थी। असल में वो उस चेनपिंग को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही थी कि तभी यहाँ का मौसम बदलने लगता है, चारों तरफ काले बादल छाने लगते हैं और उसका ध्यान भी विंडो की साइड जाता है। रस्ते के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम मास्टर रुआन को देखते हैं जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उसे इतना गुस्से में देखकर जो एल्डर सिस्टर थी यानी कि वो जो इमॉर्टल थी वो यहाँ पे कहने लगती है कि मास्टर रुआन, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं यहाँ पे बाकी के 4 जो माउंटेन पीक्स हैं उन्हें भी बाय करके उन्हें आपको गिफ्ट कर सकती हूँ, तो बताइए क्या अब भी आप इस सौदे में इंटरेस्टेड नहीं हैं। जिसपे मास्टर रुआन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि ये यूजलेस है। आखिर तुम क्यों उस बच्चे चेनपिंग की जान लेना चाहती हो, लेकिन अगर तुम फिर भी उसे मारने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट हो तो तुम इस दाली कॉन्टिनेंट के बाहर भी तो उसका इंतजार कर सकती हो। जैसे ही वो दाली के बॉर्डर को क्रॉस करे तुम वहाँ पे इसका काम तमाम कर सकती हो, तो आखिर यहाँ क्यों। जिसपे वो कहने लगती है कि मैं आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहती, लेकिन मेरा जो बेटा है ना मुँह, वो बहुत ही जल्द दाली कैपिटल में एंटर होने वाला है और तब उसके पास एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ उसके माइंड स्पेस को डिस्टर्ब करे। इसी के चलते मेरे बेटे के लिए मुझे कोई भी चीज़ अगर मुसीबत नजर आएगी तो मैं उसके सामने ही उसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती हूँ। तो मास्टर वान, बताइए आखिर आपकी कीमत क्या है। यहाँ तक कि मैं आपके लिए हिज मजेस्टी से रिक्वेस्ट भी कर सकती हूँ कि वो आपके लिए एनलाइटनमेंट के सारे दरवाजे खोल के रख दे, और ना सिर्फ मैं बल्कि इंपीरियल पैलेस के जो सीनियर प्रिसेप्टर्स हैं वो भी, और हमारे जो प्रिंसेस सॉन्ग चेंगजिंग हैं वो भी आपके लिए, आपकी फ्यूचर एनलाइटनमेंट के लिए आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। वो आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको मेरे कहने पे उस लड़के को जान से मार देना है। अब यहाँ पे उसकी बातें सुनकर मास्टर रुआन अपनी आंखें खोलते हैं और कहने लगते हैं कि अगर अपनी भलाई चाहती हो तो दोबारा इस शहर में और इस कंट्री में अपने कदम मत रखना, वरना तुम्हारे साथ जो होगा उसके लिए मुझे जिम्मेदार मत ठहराना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से जाने की कोशिश करता है कि तभी यहाँ पे जो इमॉर्टल थी वो कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई, लगता है कि अब मुझे बॉर्डर के पास ही उस लड़के का इंतजार करना होगा ताकि मैं उसे वहाँ पे ठिकाने लगा पाऊँ। ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे उस इमॉर्टल को देखते हैं जो कि एक मैसेज को किसी के जरिए से इंपीरियल पैलेस तक पहुँचा रही थी कि तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है और जिसे फील करते साथ ही यहाँ पे जो मास्टर रुआन थे वो इमीडिएटली वहाँ से गायब हो जाते हैं और उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम लीहू और उसके फादर को देखते हैं जहाँ पे ये लोग अभी भी चेनपिंग और मिस बाओ के ऊपर नजर रखे हुए थे, जहाँ पे लीहू अपने फादर से कहती है कि आखिर हम लोग कब तक ऐसे छुपकर इन पे नजरें रखेंगे। जिसपे उसका फादर कहने लगता है कि जब तक मिस बाओ सही सलामत अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाती तब तक हमें उन्हें फॉलो करते रहना है। वैसे भी वो नहीं चाहती कि हम उनके साथ जाएं, तो हमें छिपकर उन पे नजरें रखनी ही होगी। अगर तुम उस लड़के पे शक कर रही हो तो क्या तुम भूल गई हो कि उस लड़के ने तुम्हारा तब क्या हाल किया था, तुम्हें कितना अच्छा उसने सबक सिखाया था। ये कहते साथ ही वो उस सीन को याद करती है जब चेनपिंग ने उसे गिरते हुए बचा लिया था
और तभी वो उस पल को याद करते हुए कहती है कि मैं मार्शल आर्ट के सेकेंडरी एलम पे हूँ। आपने मुझे वहाँ पे अपने पावर्स का यूज़ करने की मना किया, वरना मैं खुद ही इस लड़के को वहाँ पे मज़ा चखा देती। यहाँ पे वो काफ़ी लाउड बोल रही थी, तो यहाँ उसका फादर उसे हाथ पकड़ के खींचता है और कहने लगता है कि ज़रा धीरे बोलो। जिसके बाद वो बताता है कि भले ही इस लड़के का जो कल्टिवेशन लेवल है ये तुमसे काफ़ी ज़्यादा कम हो, लेकिन इसका फाउंडेशन लेवल तुमसे कई गुना ज़्यादा सॉलिड है। जब तक ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी ना हो तब तक इससे भिड़ने की कोशिश मत करना। यहाँ पे ये लोग बातचीत कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे उसके फादर के पास मौजूद वो जो बेल होती है वो रिंग करने लगती है, जो देखकर ये दोनों अलर्ट हो जाते हैं और उसका फादर कहने लगता है ये डीमन क्विलिंग बेल रिंग कर रही है, जिसका मतलब ये है आसपास कोई डीमन है या फिर कोई बहुत बड़ा खतरा है, हमें हर हाल में मिस को प्रोटेक्ट करना होगा। इसी दौरान चैनपिंग भी नोटिस करता है चारों तरफ फॉग छा रहा है, तो वो इमीडिएटली बाओपिंग से कहने लगता है कि जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। अब वो डरते हुए चैनपिंग के पास आ जाती है। बाओपिंग उसे बताने लगती है कि मैंने किताबों में पढ़ा था कि ऐसे माउंटेन्स के पास आसपास बहुत से स्पिरिट्स और माउंटेन घोस्ट और बहुत ही पावरफुल क्रीचर्स मौजूद होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उन लोगों को स्कॉलर्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, स्पेशली वो उनके दिल और गुर्दे निकाल के खा जाते हैं। ये लोग काफ़ी वायलेंट होते हैं। यहाँ पे ये कहते हुए वो बहुत ज़्यादा डरती है, तो चैन उससे कहने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर ये तुम किस तरह की किताबें पढ़ती आ रही हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी यहाँ पर उस फॉग से कुछ बच्चे कूदते हुए आते हैं, और ये असल में लियो हुआ और लिंगशा और बाकी सब होते हैं, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि फाइनली हमने तुम दोनों को ढूंढ ही लिया। जो देखकर मिसबाओ कहने लगती है कि फाइनली तुम दोनों यहाँ पे आ ही गए, जिस पे यहाँ पे लिंगशाओ कहने लगता है कि हाँ, हमने सोचा कि चलो एक गैम्बल खेला जाए, हम तुम्हारे साथ उस अकेडमी में चलेंगे, भले ही खतरा कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। जिस पे दूसरा लड़का कहता है कि खैर ये सब छोड़ो, तुम्हें पता है कि कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। ये कहते हुए ये सभी लोग चैनपिंग के पीछे जाके छुप जाते हैं, और तभी यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जो कि कहने लगता है कि अच्छा तो तुम ही हो वो चैनपिंग। जिस पे चैनपिंग अपने उस छोटे से हथियार को आगे करते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम कौन हो और हमसे क्या चाहिए। यहाँ पे उसका गला सूंघ रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे दो मिस्टीरियस से पर्सन्स को देखते हैं जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, और ये लोग ब्लैक रॉक पहने हुए थे। अब यहाँ पे इनमें से एक बंदा रास्ते को चेक करते हुए कहने लगता है कि वैसे चैनपिंग काफ़ी ज़्यादा होशियार है, उसने मेन रोड को अवॉइड किया और दूसरा रास्ता को अपनाया। जिसमें दूसरा बंदा कहने लगता है कि पर ऐसे बच्चों वाली ट्रिक के लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है। कि तभी वो अपने पास एक तलिसान का यूज़ करते हुए यहाँ पे उनके फिगर को उनके फुटप्रिंट के जरिए से यहाँ पे वो बना लेता है, और यहाँ उसका स्पिरिचुअल फिगर जो है उसे पूरी तरीके से दिखा देता है कि आखिर ये दोनों किस रास्ते में गए। अब यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हमें बस इन्हें फॉलो करते रहना है, और एक बार ये लोग बॉर्डर के पास पहुंच जाए दाली के तो हम इन्हें ठिकाने लगा देंगे। जिसके बाद मौका पाते ही हमें उसका काम तमाम करके वापस से रिपोर्ट करने जाना है। अब यहाँ पे इनका प्लान सेट था। ये लोग फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी यहाँ रास्ते में इन्हें अपने लोगों की बहुत सी डेड बॉडीज नजर आती हैं, जिसे देखकर दोनों ही वहीं रुक जाते हैं और चारों तरफ खून फैला हुआ था। अब यहाँ पे वो जब इन सब की शक्लें देखता है तो इनकी बॉडी बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी, और तभी उनमें से एक को चेक करते हुए कहता है कि इनमें से किसी की भी बॉडी पे देखने से लग नहीं रहा कि कोई एक्सटर्नल डैमेज हुआ हो। इन लोगों की मरीडियंस को प्योर मार्शल फोर्स से बहुत बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया है, जिसके चलते इनकी ये हालत हो गई है। तो जो भी कातिल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और वो एक एक्सट्रीम पैथ को फॉलो करने वाला मार्शल आर्टिस्ट होगा। हो सकता है कि ये ज़रूर से वही मास्टर वन होगा जिसके बारे में हमारी मैजेस्टी ने उस लेटर में मेंशन किया था। पर शायद जो हो, एक बार बस वो दाली बॉर्डर के करीब पहुंच जाए, फिर तो उसे कोई भी हमसे नहीं बचा पाएगा। ये कहते हुए वो लोग यहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी यहाँ पर कुछ लोगों के हंसने की आवाज़ें आती हैं, और जैसे ही ये लोग पलटते हैं तो हम देखते हैं कि एक ओल्ड टाइप का क्रीपी सा बंदा होता है जो कि यहाँ पर किसी के बॉडी पार्ट को कच्चा चबा रहा था। कि तभी यहाँ पर पीछे से वही लड़की हमें नजर आती है जिसे कि अभी हमने मरा हुआ पाया था। वो यहाँ किसी के हाथ को खाते हुए आ रही थी और कहने लगती है कि ज़रा देखो, ये दोनों तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस लग रहे हैं, तो चलो अगला शिकार इनका किया जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हैं, और यहाँ इनकी बॉडी से बहुत ईविल पावर निकलती है जो कि आसपास इन दोनों ब्लैक रोब पहने हुए बंदों को घेर लेती है, और फिर दोनों तेजी से इस पे टूट पड़ते हैं। देखकर उनमें से एक बंदा कहता है कि इन्हें जल्द से जल्द खत्म करो क्योंकि हमें निकलना है। तो वो बंदा यहाँ पे अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए उस लड़की पे अटैक करता है, और यहाँ अपने उल्टे हाथ से उस लड़की के मुंह को पकड़ता है और उसका सिर जमीन पे कुचल देता है। ये देखकर उसका जो साथी था वो उल्टे पैर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो अपनी स्वॉर्ड को तब तक इसकी तरफ फेंक चुका था जो कि इसके बॉडी के आर पार होके वापस इसके हाथ में आ जाती है, और ये अगले ही बार इसकी गर्दन को भी उड़ा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बंदा वहीं पे मारा जाता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे चैनपिंग के सामने वही मिस्टीरियस सा पर्सन आ जाता है जहाँ पर उसके पीछे उसका एक साथी भी था,
और यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम जरूर से वही चैनपिंग होगे ना। वैसे मेरा नाम लियांग है और मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ उसके साथ उसका गधा भी होता है और ये सभी लोग डरते हुए इस बंदे को देख रहे थे। और तभी यहाँ पे लियांग अपनी बॉटल को बाहर निकालती कहने लगता है कि वैसे मैं बता दूं, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। यहाँ पे स्वॉर्ड्समैन का सुनकर चैनपिंग उसे कहने लगता है, लेकिन तुम्हारे पास तो तुम्हारी स्वॉर्ड नहीं, तो आखिर तुम किस टाइप के स्वॉर्ड्समैन हो। जिस पे वो बताता है कि हाँ, वो बात ये है कि मुझे अपने मुताबिक अब तक कोई ये स्वॉर्ड नहीं मिली, इसलिए मैं इस बैम्बू स्टिक का यूज करता हूँ। और चिंता मत करो, तुम मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम लोगों को यहाँ से यूफो पास, जो कि दाली बॉर्डर के पास है, वहां तक तुम लोगों को एस्कॉर्ट करूंगा। इसी दौरान ली हू और उसका फादर आ जाता है और यहाँ पे वो आते साथ ही कहने लगती है कि जरा देखो कौन इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। कि तभी मिस बाओ जब इन दोनों को देखती है तो वो भी हैरान थी और कहने लगती है कि अच्छा, तो आप दोनों मुझे तब से फॉलो कर रहे हैं। जिस पे हम देखते हैं कि सामने मौजूद बंदा अपना असली नाम बताता है और बताने लगता है कि चैनपिंग, मैं ली फैमिली का बहुत ही लॉयल सर्वेंट जू हुए हूँ और ये मेरी बेटी है और हमारी मिस का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और ये मेरी बेटी है जिसका असली नाम जूलू है और हम दोनों हमारे एंसेस्टर के दिए गए ऑर्डर के तहत ही मिस बाओ को यहाँ तक गाइड करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे मिस बाओ जो है वो चैनपिंग से कहने लगती है कि मुझे लगा कि शायद तुम इन्हें पसंद नहीं करोगे, तो मैंने इन्हें ट्रिक किया और इन्हें दूसरी तरफ भेज दिया था, तो इसलिए लिटिल मास्टर अंकल मुझे माफ कर देना। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर चैनपिंग स्माइल करता है कि तभी यहाँ पे जो जूलू है वो कहने लगती है कि लियांग, अब बताओ कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। जिसमें वो कहने लगता है कि अरे शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। तो असल में मैं यहाँ पे ना मास्टर वन की बेटी की तलाश के लिए आया था, क्योंकि मैंने सुना है कि उसकी बेटी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुकी है और काफी ज्यादा डेलिकेट भी। सोचा एक बार जाके इस खूबसूरत को देखा जाए। अब यहाँ पे ये बात सुनकर जो चैनपिंग है वो लियांग को दूसरी डायरेक्शन पे पॉइंट करता है और जैसे ही वो मुड़ के देखता है तो मास्टर वन ऑलरेडी वहां पे पहुंचे थे और वो अपने पावर के ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगते हैं कि क्या कहा, जरा फिर से बोलना। अब यहाँ उनके पावर से ही वो पानी में गिर जाता है तो मास्टर वन कहने लगती हैं कि कहीं तुम वही वुई जिन तो नहीं जो कि उस स्नो टेम्पल से बिलोंग करता है। जिस पे लियांग खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि नहीं, लगता आपने मुझे कोई गलत समझ लिया, मेरा नाम तो लियांग है। और फिर वो अपनी बॉटल को निकालकर उसके अंदर से साके को पीता है। यहाँ पे उसके अंदर कोई डिवाइन पावर आने लगती है, जो देखकर जो मास्टर रूहान है वो कहने लगता है कि क्या मैं भी इसे ट्राई कर सकता हूँ। लियांग उसे वो दे देता है और यहाँ पे जब मास्टर वन उसे पी रहे होते हैं तो कहने लगते हैं कि सुनने में तो यही आया था कि वी जिन जो है वो प्यार में पूरी तरीके से फंस चुका है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर प्यार और बहुत ही ज्यादा वास्ट स्वॉर्ड की मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि ये चीज वी जिन से बिलोंग करती है और उसका ताकत तो बहुत ज्यादा है। लेकिन इस लड़के ने आखिर उसका ट्रेजर उससे कैसे हासिल किया होगा, या फिर मैं ही गलत सोच रहा हूं। लेकिन चाहे जो हो, अगर इसने वाकई में वी जिन से इसका ट्रेजर हासिल किया है तो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। अगर ऐसा है तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है। ये कहते साथ ही वो उसके कंटेनर को उसे लौटा देता है और हंसते हुए चैनपिंग से कहता है कि चिंता मत करो, ये तुम्हें एस्कॉर्ट करेगा। मैंने खुद ही स्नो टेम्पल में तुम्हारे लिए रिक्वेस्ट किया था कि वो किसी को भेजे ताकि वो तुम्हें एस्कॉर्ट करे। जिस पे चैनपिंग उनका शुक्रिया अदा करता है और यहाँ से मास्टर रुआन चले जाते हैं। अब यहाँ पे हम मिस सुबाओ को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से कहती है कि मेरे पास ऑलरेडी इतना सारा बर्डन है, अब तुम दोनों यहाँ पे हम पे बोझ बनने क्यों आ गए। यहाँ पे उसके दोनों दोस्त कहने लगते हैं कि यार आखिर तुम कैसी बातें कर रही हो, हम दोनों तो तुम्हारे कॉमरेड्स हैं, हमने भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ी है। चैनपिंग यहाँ पे शी चुनजियाओ और दाम शू जिंग से कहने लगता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम हमारे साथ चलना चाहते हो तो तुम चल सकते हो। जिस पे शी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो दौड़ते हुए जाकर उस गधे के ऊपर बैठ जाता है। लेकिन लियांग को ये चीज पसंद नहीं आती और उस बच्चे को उतार देता है और कहने लगता है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो, तुम मेरे गधे के ऊपर नहीं बैठ सकते। जिस पे वो कहने लगता है कि आखिर मैं क्यों नहीं बैठ सकता, आखिर तुम हो कौन। जिस पे वो कहने लगता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं और कुछ। यहाँ पे ये सुनकर शी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, जो देखकर यहाँ पे लियांग समझ जाता है कि इसके पेरेंट्स को लेके इसकी बहुत बुरी यादें होंगी। यहाँ पे अब उसे बुरा लगता है कि तभी वो उसे चुप कराने के लिए जाता है, लेकिन तभी यहाँ पे शी चिल्ला दिया कहता है कि देखा, फंस गए ना मेरे जाल में, मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे वो गधा दे देते हो तो मैं मेरी माँ से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो तुम जैसे गधे के साथ दोबारा शादी कर ले। यहाँ पे लियांग कहता है कि आजकल के बच्चे, इनसे तो मुंह लगना ही नहीं चाहिए। इसी के साथ हंसते खेलते हुए इनका सफर शुरू हो जाता है। ऐसे ही ये लोग काफी दूर पहुंच चुके थे और यहाँ पे जो चैनपिंग है ये अपनी झूठी कहानियां सुनाने में बिजी था कि तभी यहाँ पे सफर के दौरान मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। लियांग कहने लगता है कि अरे रे,
इतने से खराब मौसम से मेरा मूड नहीं बिगड़ने वाला। मुझे तो इसे देखकर और ज्यादा एनर्जेटिक फील होती है। अगर यहाँ पे तेज बारिश और कड़ाकेदार बिजलियां हो जाए ना तो और ज्यादा मजा आ जाएगा। मेरे एडवेंचर तो कुछ ऐसा ही होना चाहिए। बस फिर क्या, यहाँ पे इसका कहना ही था कि भाई यहाँ पे तेज बारिश और कड़ाकेदार बिजलियां गिरने लगती है, जो देखकर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो कहने लगता है कि ऐसे क्या देख रहे हो। जिसके बाद वो भाव खाते हुए कहने लगता है कि देखना, मैं तो इस तूफान में भी आगे का रास्ता ढूंढ के आऊंगा। ये कहते साथ ही वो जैसे ही अगला कदम बढ़ाता है तो वो स्लिप हो जाता है, जिसके बाद वो जैसे तैसे खुद को संभालते हुए यहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही काफी वक्त हो चुका था। यहाँ पे जो चैनपिंग है उसे उसकी फिक्र हो रही थी, तो वो कहता है कि मैं उसे ढूंढ के लाता हूँ। यहाँ पे जूलू का फादर कहता है कि फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा, जिसे वो बताता है कि नहीं अंकल सू, आप यहीं रहिए, क्योंकि मुझे उस बंदे की ट्रू आइडेंटिटी का भी पता लगाना है और मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जनरल वैंग यू शोनपिंग को मारने के लिए पहुंच जाता है, जहां पे वो शराब के नशे में धुत था और कहने लगता है कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे यहां पे मारने के लिए आए हो, लेकिन पहले मुझे मेरी साके की बोतल को खत्म करने दो। वहीं दूसरी तरफ हम उस इमॉर्टल को देखते हैं, जहां पे इसकी सर्वेंट उसे बताती है कि आपने ऑलरेडी 2 लोगों को मारने के लिए जनरल वैंग को भेजा है, लेकिन जो सॉन्ग येपिंग है उसे तो खुद हिज मैजेस्टी ने यहाँ पे चूज किया है। तो क्या उसे मारना सही होगा कि उसे ऑलरेडी हमारे सच का पता चल चुका है, तो उसका मारा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो गाइज, इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।